हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं नाइन्थ क्लास साइंस सेकंड चैप्टर क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। ये अपने आप में चैप्टर का नाम ही जो है प्रश्नवाचक है। तो आपको क्या करना है कि प्रश्न वाइज पढ़ते चलना है। इज मैटर अराउंड अस प्योर। हम लोग नाइन्थ क्लास के एनसीईआरटी का रिविजन्स कर रहे हैं और सीख रहे हैं कि कैसे एनसीईआरटी बुक को पढ़ने हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं एक एक पॉइंट्स को लेते हुए। हम कैसे जान सकते हैं कि बाजार में से खरीदा हुआ दूध, घी, मक्खन, नमक, मसाला, मिनरल्स, जल या जूस शुद्ध है। लिखा हुआ तो सबके डब्बे पे रहता है शुद्ध नमक, शुद्ध घी, शुद्ध दूध, परंतु हम कैसे कहेंगे कि कौन शुद्ध है और कौन अशुद्ध है। रसोई में उपयोग की जाने वाली वस्तुएं बहुत सारे होते हैं। तो आपको पता होगा, क्या आपने कभी इन खाने वाले पदार्थों के डिब्बों के ऊपर लिखे शुद्ध शब्द पर ध्यान दिया है। एक साधारण व्यक्ति के लिए शुद्ध का अर्थ होता है कि पदार्थ में कोई मिलावट न हो, लेकिन वैज्ञानिकों के लिए ये सभी वस्तुएं विभिन्न प्रकार के मिश्रण होते हैं, अतः शुद्ध नहीं है। उदाहरण के लिए दूध, जल, वसा, प्रोटीन आदि का मिश्रण है। जब एक वैज्ञानिक किसी पदार्थ को शुद्ध कहता है तो इसका तात्पर्य उस पदार्थ में मौजूद सभी कण समान रासायनिक प्रकृति के होंगे, तभी एक वैज्ञानिक उसको शुद्ध मानेगा। जब हम अपने चारों ओर देखते हैं तो पाते हैं कि सभी पदार्थ दो या दो से अधिक शुद्ध अवयवों के मिलने से बने होते हैं। उदाहरण के लिए समुद्र का जल ही ले लीजिए, जिसमें खनिज, मिट्टी आदि सभी मिश्रण के रूप में है। और अब हम बात करते हैं मिश्रण क्या है। मिश्रण जिस पदार्थ को कहा जाता है एक या एक से अधिक शुद्ध तत्वों या यौगिकों को मिलाकर बना होता है। अब मिश्रण किस प्रकार के होते हैं, पहले मिश्रण के बारे में जान लेते हैं। तो किसी पदार्थ को अन्य प्रकार के तत्वों में भौतिक प्रक्रम यानी गर्म करके, प्रेशराइज करके, जो पिछले चैप्टर में पढ़े हैं, द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता। हम जानते हैं कि जल में घुले हुए सोडियम क्लोराइड को बाष्पीकरण या आसवन विधि द्वारा जल से पृथक किया जा सकता है। यानी जल के सोडियम क्लोराइड यानी जल के नमक को किस विधि द्वारा अलग किया जा सकता है? बाष्पीकरण करके या आसवन विधि के द्वारा अलग किया जा सकता है। यद्यपि सोडियम क्लोराइड अपने आप में एक पदार्थ है और इसे भौतिक विधि के द्वारा इसके रासायनिक अवयवों में पृथक नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार चीनी एक पदार्थ है क्योंकि यह एक ही प्रकार का शुद्ध अवयव रखता है और इसका यौगिक समान रहता है। पेय पदार्थ और मिट्टी में एक समान कण नहीं है। किसी भी स्रोत से प्राप्त होने वाले किसी एक पदार्थ के अभिलाषणीय गुण एक समान होंगे और इस प्रकार हम कहते हैं कि मिश्रण में एक से अधिक पदार्थ होते हैं। अब मिश्रण के प्रकारों की बात करते हैं। तो अवयवों की प्रकृति के अनुसार विभिन्न प्रकार के मिश्रणों का निर्माण होता है। इस तरह के मिश्रण कई प्रकार के होते हैं। तो चलिए हम एक मिश्रण बनाते हैं, मिश्रण का निर्माण करते हैं। कक्षा को आ, ब, स, द मतलब 4 ग्रुपों में बांट दें। आप अपने दोस्तों के साथ बांट सकते हैं, समूहों में बांटें। एक बीकर में 50 मिलीलीटर जल और 1 चम्मच कॉपर सल्फेट के चूर्ण समूह आ को दें। समूह ब को एक बीकर में 50 मीटर और को 2 चम्मच कॉपर सल्फेट का चूर्ण दें। कॉपर सल्फेट और पोटेशियम पर मैग्नेट या साधारण नमक समूह स और द को दें। दोनों के अवयवों को पृथक करने की मात्रा दें। अब आप देखेंगे कि अब पृथक समूह के उन अवयवों को मिलाकर मिश्रण तैयार करें। मतलब सारे का अब चारों समूह मिलकर अलग अलग चीज का मिश्रण तैयार करेगा। उनके रंग और बनावट के आधार पर एक रिपोर्ट तैयार करें कि उनके जो 4 समूह हुए उनके किस प्रकार के। तो आप अलग अलग रंगों को से भी ये प्रयोग कर सकते हैं कि 4 गिलास ले लीजिए, चारों गिलास में क्या कीजिए, अलग अलग रंग डाल दीजिए। तो आप ये प्रयोग उससे उनके रंग और बनावट के आधार पर एक रिपोर्ट तैयार कीजिए। समूह आ और ब को एक मिश्रण प्राप्त होता है, उसकी बनावट समान होगी क्योंकि दोनों को एक ही चीज दिए गए हैं। इसी तरह मिश्रण को हम समांगी मिश्रण कहेंगे। उसको क्या कहेंगे? समांगी मिश्रण तथा विलयन कहते हैं।
समांगी मिश्रण को ही हम क्या कहते हैं, विलयन कहते हैं। और इस तरह के मिश्रणों के कुछ अन्य उदाहरण हैं, जैसे जल में नमक और जल में चीनी जो होते हैं वो समांगी मिश्रण के उदाहरण हैं। दोनों समूहों से प्राप्त घोल के रंगों की तुलना करें। यद्यपि दोनों समूह में कॉपर सल्फेट का ही घोल है, लेकिन उन दोनों घोलों में रंगों की तीव्रता पृथक होगी, अलग अलग होगी, क्योंकि एक में 1 चम्मच डाला गया था और दूसरे में 2 चम्मच डाला गया था। यह दिखलाता है कि समांगी मिश्रण पृथक पृथक संगठन रख सकते हैं। समूह स और द ने जो मिश्रण प्राप्त किया है उनके अंश और भौतिक अंश यानी मात्रा और भौतिक दृष्टि से पृथक है। इस तरह के मिश्रण को विसमांगी मिश्रण कहते हैं, चूंकि दोनों में अलग अलग चीज मिलाए गए हैं, विसमांगी मिश्रण कहते हैं। और सोडियम क्लोराइड और लोहे की छीलन, नमक, सल्फर, जल और तेल विसमांगी मिश्रण के उदाहरण हैं। एक क्रियाकलाप और देखते हैं। आइए पुनः कक्षा को 4 समूहों में बांट लेते हैं। अ, ब, स और द में बांट लेते हैं। ये 4 समूह में बांट लिए। प्रत्येक समूह को नीचे दिए गए में से एक नमूने दें। पहले समूह को कॉपर सल्फेट के कुछ क्रिस्टल देते हैं, दूसरे को 1 चम्मच कॉपर सल्फेट देते हैं, एक को थोड़ा सा, एक को क्या करते हैं, चौक का चूर्ण देते हैं या गेहूं का आटा देते हैं। ठीक है। और आगे समूह द को दूध या स्याही देते हैं, कुछ बूंदे देते हैं। छात्रों को कांच की छड़ की सहायता से नमूनों को जल में मिलाने को कहें। क्या कण जल में दिखाई देते हैं? अब टॉर्च से प्रकाश की किरण को बीकर पर डालें और उनको सामने से देखो, क्या प्रकाश की किरण का मार्ग दिखाई देता है? अब मिश्रण को कुछ समय तक शांत छोड़ दें। इस बीच मिश्रण छानने वाले उपकरण को तैयार कर लें, मतलब छानना पत्र तैयार कर लें और मिश्रण को स्थिर है या नहीं इसे आप देख लें। अब क्या करें कि कुछ समय के बाद कण नीचे बैठना शुरू करते हैं और मिश्रण को छान लें। क्या छानक पत्र पर कुछ शेष रहा? कक्षा में परिणाम पर चर्चा करें और इस क्रिया पर एक मत बनाने का प्रयत्न करें। समूह आ और ब एक विलयन पाते हैं, समूह स एक निलंबन पाता है, समूह स एक निलंबन पाता है और समूह द एक कोलाइडी विलयन पाता है। मतलब ये जो आपका दिख रहा है कि उसके विलयन को आ और ब के विलयन को हम विलयन कहेंगे, जबकि स को निलंबन कहेंगे और द का कोलाइडी कहेंगे। तो ये के अब हमने प्रयोग कर लिया। तो छानक पत्र बनाना कैसे है आप कुछ जान गए होंगे। और यहाँ पे ये जो व्यवस्था आपको दी गई है ना, ये व्यवस्था, इस व्यवस्था के अनुसार आप प्रयोगशाला में किसी चीज को छाने। आगे अब हमने क्या देखा कि विलयन, निलंबों और कोलाइडी विलयनों के बारे में अब हम आगे पढ़ेंगे। पदार्थ में से आप क्या समझते हैं? तो ये हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं कि पदार्थ क्या होते हैं। पदार्थ जिसमें द्रव्यमान हो, आयतन हो और जो परमाणुओं से मिलकर बना हो, जो कणों से मिलकर बना हो, उसे हम पदार्थ कहते हैं। अब है कि समांगी और विसमांगी मिश्रण में क्या अंतर है? तो समांगी जिसका सारा अंग बराबर हो और विसमांगी जिसका सारा अंग में अंतर पाया जाता हो उसे विसमांगी। अब हम लोग बात करते हैं कि विलयन क्या है। ठीक है दोस्तों, विलयन क्या है? विलयन 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण है। सबसे पहला लाइन तो यही है कि विलयन क्या है? समांगी मिश्रण है। आप प्रतिदिन बहुत प्रकार के विलयनों को देखते होंगे, जैसे नींबू जल, सोडा जल विलयन के उदाहरण हैं। प्रायः हम एक विलयन को ऐसे तरल पदार्थ के रूप में विचार करते हैं जिसमें ठोस, द्रव या गैस मिले हों, लेकिन प्राकृतिक में ठोस विलयन मिश्र धातु कहलाता है। जो ठोस विलयन है मिश्र धातु, और गैसीय विलयन को हम वायु कहते हैं। क्या कहते हैं? वायु कहते हैं। एक विलयन के कणों में समांगिकता होती है। समांगिकता मतलब एक विलयन के जो कण होते हैं वो एक ही जैसे होते हैं। उदाहरण के लिए नींबू जल का स्वाद सदैव समान रहता है। मतलब जो जल में नींबू डाल देंगे उसके हर हिस्से का जो स्वाद होगा समान होगा। यह दर्शाता है कि विलयन में चीनी और नमक के कण समान रूप से वितरित हो जाते हैं। अब मिश्र धातु किसे कहते हैं, इस पे बात कर लेते हैं थोड़ा सा कि मिश्र धातु ये धातुओं के समांगी मिश्रण है। ये धातुओं के क्या है? समांगी मिश्रण होते हैं, जिन्हें भौतिक क्रिया द्वारा अवयवों से पृथक नहीं किया जा सकता। ये समांगी मिश्रण होते हैं और इन्हें भौतिक क्रिया द्वारा अलग नहीं किया जा सकता, लेकिन फिर भी मिश्र धातुओं का मिश्रण माना जाता है क्योंकि ये अपने घटकों के गुणों को दर्शाते
है। इसको मिश्रण क्यों माना जाता है? क्योंकि ये जिससे बने होते हैं उनके गुणों को भी ये रखते हैं, इसीलिए इन्हें हम मिश्रण मानते हैं। उदाहरण के लिए पीतल जो होता है जिंक और कॉपर से मिलकर बना होता है। पीतल किससे मिलकर बना होता है? जिंक और कॉपर से। ये अगले अध्याय में आप 10th क्लास में धातु चैप्टर में बहुत विस्तृत पढ़ेंगे। किसी विलयन को दो भागों वो विलायक और विलेय में बांटा जाता है। विलयन का कितने भाग होते हैं? विलायक और विलेय, दो भागों में बांटा जाता है। विलयन का वह घटक जिसकी मात्रा दूसरे से अधिक होती है, उस घटक को विलयन, जो दूसरे घटक को विलयन में मिलाता है उसे हम विलायक कहते हैं। मतलब जिसमें मिलाया जाता है उसे हम विलायक कहते हैं। और विलयन का वह घटक जिसकी मात्रा कम होती है उसे विलायक में घुलाया जाता है, घुला होता है, उसे हम विलेय कहते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि विलयन के दो घटक, विलायक किसको कहते हैं? जिसकी मात्रा ज्यादा हो। विलेय किसको कहते हैं? जिसकी मात्रा कम हो। ठीक है दोस्तों, आगे हम लोग बढ़ते हैं। उदाहरण के लिए चीनी और जल का विलयन एक तरल घोल है। तरल घोल है मतलब इसमें बहने की प्रवृत्ति है। ये ठोस का उदाहरण है, घोल में ठोस का उदाहरण है। इसमें चीनी विलेय है। चीनी क्या है? विलेय है। और जल क्या है? विलायक है। आयोडीन और एल्कोहल, आयोडीन और एल्कोहल का विलयन जिसे टिंक्चर आयोडीन कहते हैं। आयोडीन और एल्कोहल के मिक्सचर को क्या कहते हैं? टिंक्चर आयोडीन कहते हैं। याद रखें दोस्तों, आयोडीन और एल्कोहल के मिक्सचर को क्या कहते हैं? टिंक्चर आयोडीन कहते हैं। के नाम से जाना था। आयोडीन यहाँ पे क्या होता है? विलेय होता है। और एल्कोहल जो होता है विलायक होता है। मतलब आयोडीन किस में घुलाया जाता है? एल्कोहल में घुलाया जाता है। वातावरण युक्त पेय जो होता है वो सोडा जल या कोक जो होता है तरल विलयन में गैस के रूप में होते हैं। क्या होते हैं? तरल विलयन में गैस के रूप में होते हैं। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है। क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड होता है जो गैस के विलेय और जल को विलायक होता है। इसमें गैस जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, वो विलेय का काम करता है और जल जो होता है वो विलायक का काम करता है। मतलब सोडा जल कार्बन डाइऑक्साइड से बनाए जाते हैं, इसलिए स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है दोस्तों, ध्यान रखें। वायु गैस में गैस का विलयन है। वायु किसका है? गैस। वायु गैस, गैस का विलयन है। तो किस गैस का विलयन है? वायुगैस। बायोगैस एक यौगिक है, मतलब एक मिश्रण है दोस्तों, जिसको हम जलाने का प्रयोग करते हैं। इसमें ऑक्सीजन 21% और नाइट्रोजन 78%। ये वायुमंडल की गैस की बात कर रहा है। ठीक है। नाइट्रोजन को वायु का विलायक कहा जाता है, क्योंकि उसकी मात्रा क्या है दोस्तों? ज्यादा है। वायु का विलायक किसे कहा जाता है? नाइट्रोजन को कहा जाता है। वायु का विलायक नाइट्रोजन को कहा जाता है। वायु में दूसरी गैस बहुत कम मात्रा में उपलब्ध होती है। किसकी अपेक्षा? नाइट्रोजन की अपेक्षा। चलिए दोस्तों, आप विलयन के गुण समझ लेते हैं कि क्या क्या है। पहला तो गुण है कि ये समांगी मिश्रण होता है। क्या होता है दोस्तों? समांगी मिश्रण होता है। दूसरा है कि इसका जो कण का व्यास होता है बहुत छोटा, 10⁻⁹ मीटर, 1 नैनोमीटर से भी छोटे होते हैं, इसलिए आंख से इसे नहीं देख सकते हैं। ये अदृश्य होते हैं, मतलब ये इन्हें आंख से आप नहीं देख सकते हैं। अपने छोटे आकार के कारण विलयन के कण गुजर रही प्रकाश के किरण को फैलाते नहीं है, क्योंकि इनके कारण कण छोटे होते हैं, फैलाते नहीं है, प्रकाश के किरणों को फैलाते नहीं है, और इस कारण से इस विलयन में प्रकाश का मार्ग दिखाई नहीं देता है। प्रकाश का मार्ग दिखाई नहीं देता है। पहले हम लोग प्रयोग में देख चुके हैं दोस्तों। छानने की विधि द्वारा विलेय के कणों को विलयन में पृथक नहीं किया जा सकता है। विलयन में विलेय के कणों को अलग नहीं किया जा सकता है। किस विधि से? साधारण विधियों से। विलयन को शांत छोड़ देने पर विलेय के कण नीचे नहीं बैठते हैं दोस्तों। किसमें? विलयन में। विलयन अर्थात विलयन कैसे मिश्रण होते हैं? अस्थायी मिश्रण होते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं विलयन की सांद्रता की। विलयन की सांद्रता किसको कहते हैं? तो क्रियाकलाप में हमने देख लिया था। दूसरा वाला में दोस्तों हमने देखा कि समूह अ और समूह ब जो है के पास एक ही पदार्थ के विभिन्न आभाओं के रंगों के विलयन होते हैं। हम लोग जानते हैं कि विलयन को पृथक पृथक मात्रा में विलायक और विलेय पदार्थ होते हैं। विलयन में मौजूद विलेय के पदार्थ की मात्रा के आधार पर उन्हें तनु, सांद्र या संतृप्त घोल कहा जाता है। तनु घोल मतलब इसको जिसमें पतला, विलेय की मात्रा कम हो, सांद्र मतलब विलेय की मात्रा ज्यादा हो, संतृप्त मतलब पर्याप्त मात्रा में हो। ठीक है दोस्तों, तनु और सांद्र तुलनात्मक शब्द है, मतलब एक दूसरे के विपरीत है। जो तनु होगा वो सांद्र नहीं, जो सांद्र होगा तनु नहीं। तनु क्रियाकलाप, तनु यानी पतला होता है दोस्तों। ठीक है, विलयन में अगर विलेय की मात्रा कम हो तो उसे हम तनु कहेंगे, और ज्यादा हो तो उसे हम सांद्र कहेंगे। ठीक है दोस्तों,
तो प्राप्त विलयन आ और बा की तुलना में तनु है, ठीक है। क्योंकि एक में हम बा की तुलना में आ तनु है, मतलब आ विलयन तनु है, क्योंकि उसमें 1 चम्मच डाला गया था और बा में 2 चम्मच डाला गया था, ठीक है दोस्तों। आगे बात करते हैं। 2 पृथक पृथक बीकर लें, बीकर आप समझते होंगे दोस्तों, ठीक है। 50 मिलीलीटर जल लें और एक बीकर में नमक, क्या लें, एक बीकर में नमक और दूसरे में चीनी अथवा बेरियम क्लोराइड, जो कि आपको मिल जाएगा प्रयोगशाला में, या तो आप क्या करें, आप चीनी और नमक यूज कर सकते हैं दोस्तों अपने घर पे। मिलाकर अच्छी तरह मिला दें। जब विलेय पदार्थ और अधिक न घुले तब 5 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने के लिए बीकर को गर्म करें और विलेय पदार्थ को पुनः मिलाना शुरू करें। देखिएगा कि दोस्तों कि अब ये घुल गया। इसके पीछे का कारण ये है कि यानी ताप बढ़ाने पे घोलने की क्षमता बढ़ती है। क्या किसी दिए गए ताप पर चीनी, नमक अथवा बेरियम क्लोराइड जल में घोली गई मात्राएं बराबर है तो किसी निश्चित तापमान पर उतना ही विलेय मात्रा घुल सकता है जितनी की विलयन की क्षमता होती है। विलयन की क्षमता होती है उतनी ही निश्चित तापमान पर घुल पाती है। दूसरे शब्दों में, दिए गए निश्चित तापमान पर जितना तापमान दिया हुआ है, यदि विलयन में विलेय का पदार्थ नहीं घुलता है तो उसे हम संतृप्त विलयन कहेंगे दोस्तों। क्या कहेंगे? संतृप्त विलयन। की विलयन संतृप्त हो गया, अब घुलेगा नहीं। विलयन पदार्थ की वह मात्रा जो इस ताप पर संतृप्त विलयन में उपस्थित होता है उसकी घुलनशीलता कहलाती है। क्या कहलाती है दोस्तों? घुलनशीलता कहलाती है। यदि एक विलयन में विलेय पदार्थ की मात्रा संतृप्तता से कम हो जाए तो इसे असंतृप्त विलयन कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? असंतृप्त विलयन। मतलब संतृप्तता से अगर कम मात्रा में घुलाया जाए तो उसे हम असंतृप्त विलयन कहते हैं। आगे दोस्तों, यदि विलयन में विलेय पदार्थ की सांद्रता स्तर से कम हो, सांद्रता क्या हो? संतृप्त स्तर से कम हो तो उसे असंतृप्त विलयन कहेंगे। सांद्रता जो हो वो संतृप्त स्तर से कम हो तो उसे हम असंतृप्त विलयन कहते हैं। यदि आप किसी विशिष्ट ताप पे एक संतृप्त विलयन लें और उसे धीरे धीरे ठंडा करें तो क्या होगा दोस्तों? तो उपरोक्त किए गए क्रियाकलाप में हम कह सकते थे कि दिए हुए निश्चित तापमान पर पृथक पृथक मतलब अलग अलग पदार्थों का विलयन क्षमता भिन्न भिन्न होता है और विलायक की जो मात्रा होती है द्रव्यमान या आयतन में घुले हुए विलेय पदार्थ की मात्रा को अथवा विलेय मात्रा पदार्थ की मात्रा को जो विलयन में किसी दी गई मात्रा अथवा आयतन में उपस्थित हो उसे विलयन की सांद्रता कहते हैं। उसे विलयन की क्या कहते हैं? सांद्रता कहते हैं। अर्थात विलयन की सांद्रता बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों? विलयन की सांद्रता बराबर हो जाएगा विलेय की मात्रा बटा विलयन की मात्रा या विलेय की मात्रा बटा विलायक की मात्रा, दोनों हो सकता है दोस्तों। विलयन की सांद्रता को दर्शाने की बहुत सी विधियां हैं लेकिन हम यहाँ सिर्फ 2 विधियों के बारे में चर्चा करेंगे दोस्तों। और वो कौन सी विधियां हैं तो चलिए दोस्तों आगे बात कर लेते हैं। पहला विधि है द्रव्यमान विलयन के द्रव्यमान प्रतिशत विधि। कौन सा? द्रव्यमान प्रतिशत विधि या द्रव्यमान प्रतिशत विधि या विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत विधि। फार्मूला क्या होता है दोस्तों? सूत्र विलेय पदार्थ का द्रव्यमान बटा विलयन का द्रव्यमान गुने 100 होता है दोस्तों। द्रव्यमान विलयन का आयतन प्रतिशत दोस्तों, आयतन प्रतिशत तो विलेय का द्रव्यमान बटा विलयन का आयतन और गुने 100। आयतन प्रतिशत बराबर विलेय का द्रव्यमान बटा विलयन का आयतन गुने 100 होता है दोस्तों। आगे बात करते हैं। यहाँ पे एक एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, इस एग्जाम्पल को पहले पढ़ते हैं, समझते हैं दोस्तों। कहता 1 विलयन में 320 ग्राम विलायक है, मतलब ये घुलाने वाला है। जल में 40 ग्राम साधारण नमक, तो टोटल विलयन कितना हो जाएगा दोस्तों? 320 विलायक और 40 साधारण नमक विलेय, तो टोटल हो गया 360। तो विलयन कितना हो गया दोस्तों? 360 ग्राम हो गया। सांद्रता ज्ञात करना है तो क्या होता है? विलयन की मात्रा। तो विलयन की मात्रा मतलब विलेय की मात्रा कितनी है दोस्तों? 40 और कुल विलयन की मात्रा क्या हो गया? 360। इसलिए हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? प्रतिशत द्रव्यमान यानी सांद्रता बराबर 40 बटा 360, 9 × 36, 100 बटा 9, 99 मतलब 11.11। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं। निलंबन क्या है दोस्तों? बात करते हैं निलंबन। तो अभी हम लोग बात कर रहे थे जो क्या था? वास्तविक विलयन के गुणों की बात कर रहे थे दोस्तों। तो चलिए एक क्रियाकलाप करते हैं। क्रियाकलाप में से 2.2 में समूह जो आप पहले क्रियाकलाप किए थे, के द्वारा पाया गया जो विषमांगी घोल था ठोस द्रव परिरक्षित हो जाता है। मतलब जिसमें ठोस जो होता है द्रव से
परिक्षेपित हो जाता है, अलग हो जाता है, निलंबन कहलाता है। जब ठोस द्रव से परिक्षेपित हो जाता है, अलग हो जाता है, तो उसे हम निलंबन कहते हैं। और निलंबन एक कैसा विलयन है दोस्तों? विषमांगी मिश्रण है, और जिसमें विलेय पदार्थ कण घुलते नहीं है, बल्कि माध्यम की समष्टि मतलब उस माध्यम से पूरी तरह से निलंबित रहते हैं, अलग रहते हैं। और ये निलंबित कण आंखों से देखा जा सकता है दोस्तों। क्या कर सकते हैं? इसे आंखों से देख सकते हैं। तो निलंबन के गुण क्या क्या हुए? सबसे पहला गुण, इंपॉर्टेंट गुण की निलंबन विषमांगी मिश्रण होता है। निलंबन विषमांगी मिश्रण होता है, और एक कण आंखों से देखे जा सकते हैं, आंखों से देखे जा सकते हैं, दृश्यमान होते हैं। और ये निलंबन कण प्रकाश की किरणों को फैला देते हैं, चूंकि ये बड़े बड़े होते हैं, प्रकाश की किरणों को फैला देते हैं, और इस कारण से प्रकाश का मार्ग दृष्टिगोचर हो जाता है, दिखने लगता है दोस्तों। जब इसे शांत छोड़ देते हैं तब कण नीचे आकर बैठ जाते हैं दोस्तों, चूंकि इसके कण भारी होते हैं और बड़े बड़े होते हैं, इसलिए कण नीचे बैठ जाते हैं दोस्तों। अर्थात निलंबन अस्थायी होता है। ये जो मिश्रण होता है वो अस्थायी होता है, पुनः अलग हो जाता है। और इसे छानन विधि से भी अलग कर सकते हैं, इसके कणों को मिश्रण में पृथक कर दिया जाता है। जब सभी कण नीचे बैठ जाते हैं तो निलंबन समाप्त हो जाता है, और तथा विलयन में प्रकाश की किरण का प्रकीर्णन रुक जाता है दोस्तों। निलंबन समाप्त हो जाता है, मिश्रण शुद्ध हो जाता है। अब अगर हम कोलाइडी विलयन की बात करें, ये तो अभी अभी निलंबन समझे थे। कोलाइडी किसे कहते हैं? तो जो समूह द को प्राप्त हुआ था वो मिश्रण जो था वो कोलाइडी था, कोलाइडी विलयन का था। कोलाइडी के कण भी विलयन के समान रूप से फैले होते हैं, मतलब कोलाइडी के कण क्या होते हैं? विलयन में समान रूप से फैले होते हैं वास्तविक विलयन की तरह, परंतु निलंबन की अपेक्षा कणों का आकार छोटा तो होता है, और ये मिश्रण समांगी भी प्रतीत होते हैं, लेकिन वास्तविकता में विलयन ये विषमांगी होता है। ये कैसा होता है? विषमांगी होता है, दूध जैसे दूध। अब दोस्तों कोलाइडी कणों के जो छोटे आकार के कारण हम इसे आंख से नहीं देख सकते, आंख से तो नहीं देख सकते, लेकिन कण को अगर प्रकाश की किरण आसानी से फैला देता है, जैसा कि हम क्रियाकलाप में देख चुके हैं 2.2 में। प्रकाश की किरण का फैलना टिंडल प्रभाव कहलाता है। किसी तरल में प्रकाश के किरण का फैलना क्या कहलाता है? टिंडल प्रभाव कहलाता है दोस्तों। और टिंडल नामक वैज्ञानिक ने इस प्रभाव को देखा था, इसलिए इसे टिंडल प्रभाव कहा जाता है। इसकी खोज किसने की थी? टिंडल ने। एक कमरे में छोटे छिद्र के द्वारा जब प्रकाश की किरणें आती है तब वहां पर टिंडल प्रभाव देखा जा सकता है। ठीक है दोस्तों, आप देखे ही होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे वास्तविक विलयन है, इसमें टिंडल प्रभाव नहीं दिख रहा है, मतलब उसके पथ नहीं दिख रहे हैं। तो ए वाला जो है वो विलयन तो है, परंतु वो कैसा है? टिंडल प्रभाव नहीं दिखा रहा है, ये नहीं दिखा रहा है, जबकि ये टिंडल प्रभाव दिखा रहा है, क्योंकि प्रकाश का चलने का पथ दिखा रहा है दोस्तों। आगे है, यह कमरे में मौजूद धूल और कार्बन के कणों द्वारा प्रकाश के फैलने के कारण होता है। जब हम किसी छिद्र से आ रही प्रकाश के रास्ते को देखते हैं, जब एक घने जंगल में आच्छादन मतलब पूरा तरीके से अगर जंगल क्या हो, छादित हो, और वहां पे सूर्य की किरण गुजरती है, तो वहां हम टिंडल प्रभाव को देखते हैं। जंगल के कोहरे में छोटे छोटे जल के कण होते हैं जो कोलाइडी कणों के समान व्यवहार करते हैं, और ये अब है कोलाइडी के समान प्रकार दोस्तों। तो चलिए ये याद रखिएगा कि कुछ कोलाइडी बनाए गए हैं कैसे। जैसे अगर द्रव और गैस का कोलाइडी बनाया गया है तो उसे हम एरोसोल कहते हैं, जैसे कोहरा, बादल, कुहासा, ये भी कोलाइडी विलयन है दोस्तों। कोलाइडी है, क्या है? कोलाइडी मिश्रण है, जो किसके मिश्रण है? द्रव और गैस का बना हुआ, इसे क्या कहते हैं? एरोसोल कहते हैं। वैसे ही ठोस और गैस को मिलाने से जो बनता है उसे हम एरोसोल कहते हैं। क्या कहते हैं? एरोसोल कहते हैं। और इसे हम क्या कहते हैं? धुआं या स्वचालित वाहन कहा जाता है। गैस और द्रव के मिश्रण को हम में फोम कहते हैं। क्या कहते हैं? फोम कहते हैं, जो शेविंग क्रीम में बनता है। क्या बनता है दोस्तों? शेविंग क्रीम में बनता है। आगे जो है आपका द्रव और द्रव का मिश्रण को हम इमल्सन कहेंगे। इस कोलाइडी को क्या कहेंगे? इमल्सन कहेंगे। जैसे दूध और फेस क्रीम है, जो फेस क्रीम होता है वो क्या है? इमल्सन है। ठोस और द्रव के सोल कहते हैं। ठोस और द्रव को क्या कहते हैं? ठोस। और जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या कीचड़ जो होता है, गैस और ठोस को फोम कहते हैं, जैसे रबर, स्पंज, फ्यूमस। ये आप एग्जाम्पल थोड़ा बहुत याद कर लें, खास तौर पे ये कि एरोसोल का एग्जाम्पल याद कर लें,
फोम का, इमल्सन का, सोल का, ठोस सोल का, ये सब याद कर लें, ठीक है, ये इस लिस्ट से। तो यहाँ पे आपको जंगल वो दिखाया गया है दोस्तों। अब कोलाइडी के गुण धर्म बात कर लेते हैं कि कोलाइडी के कौन कौन से गुण धर्म होते हैं। तो सबसे पहला दोस्तों कि कोलाइडी क्या होता है, विषमांगी मिश्रण होता है। कैसा मिश्रण होता है कोलाइडी, विषमांगी मिश्रण होता है। और कोलाइडी के कणों का आकार इतना छोटा होता है कि इसे पृथक रूप से नई आंखों से देखा जा सकता है, और इतने बड़े होते हैं कि प्रकाश के किरण को फैलाते हैं तथा उसके मार्ग को क्या करते हैं, दृश्य बना देते हैं। बड़े भी होते हैं और छोटे भी, मध्यम आकार के होते हैं। जब इसको शांत छोड़ दिया जाता है तब ये कण तल पर बैठते हैं, अर्थात ये अस्थायी होते हैं, तल पर नहीं बैठते हैं, अस्थायी होते हैं। ये छानन विधि द्वारा मिश्रण से पृथक नहीं किए जा सकते हैं, ठीक है, किंतु एक विशेष विधि द्वारा, जिसे हम अपकेंद्रीकरण कहते हैं, उसके द्वारा इसे अलग किया जा सकता है। कोलाइडी के परिक्षेपित प्रावस्था को परिक्षेपण माध्यम से बनता है। ये चीज कोलाइडी जो है परिक्षिप्त प्रावस्था परिक्षेपण माध्यम से बनता है, और विलेय पदार्थ की तरह का घटक परिक्षेपित कण को कोलाइडी रूप में रहता है, और इसे परिक्षेपित प्रावस्था डिस्पेयर्ड फेज कहते हैं, परिक्षेपित प्रावस्था कहते हैं। तथा घटक जिसमें परिक्षेपित प्रावस्था होती है निलंबन रहता है। कैसा रहता है, निलंबन रहता है। उसे परिक्षेपण माध्यम डिस्पेयरिंग मीडियम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, डिस्पेयरिंग मीडियम, डिस्पेर्सिंग मीडियम। कोलाइडी के परिक्षेपण माध्यम ठोस द्रव या गैस की अवस्था और परिक्षेपित प्रावस्था के अनुसार वर्गीकृत किया जा सकता है, जो कि आप सारणी में देख चुके हैं दोस्तों, ठीक है। आगे हम लोग बात कर लेते हैं, यहाँ पे कुछ प्रश्न दिए गए हैं। सबसे पहला दिया गया है समांगी और विषमांगी में अंतर। आशा है आप लिख दीजिएगा। विलयन, निलंबन और कोलाइडी का भिन्नता लिख दीजिएगा। एक संतृप्त विलयन बनाने के लिए 36 ग्राम सोडियम क्लोराइड और 100 ग्राम जल लेकर इतने ताप पर घोलिए और इस तापमान पर उसकी सांद्रता प्राप्त कीजिए। आपका ये प्रायोगिक क्वेश्चन है दोस्तों। अब मिश्रण के घटकों को पृथक करना, तो हम पढ़ चुके हैं मिश्रण बनाना, ठीक है दोस्तों, अलग अलग टाइप का। तो हम पढ़ चुके हैं कि प्रायः प्राकृतिक पदार्थ का रासायनिक तौर पर शुद्ध नहीं होते हैं, और मिश्रण के घटकों को पृथक करने के लिए विभिन्न प्रकार की विधियों का प्रयोग में लाया जाता है। और पृथक मतलब अलग करना, उसके घटकों को अलग करने की, मिश्रण के प्रत्येक घटक को बारे में जानकारी प्राप्त करना और प्रयोग में लाना सुगम हो जाता है। विषमांगी मिश्रण को साधारण भौतिक क्रिया द्वारा भी अलग किया जा सकता है। किस मिश्रण को, विषमांगी मिश्रण को, जैसे हाथ से चुनकर, छन्नी से छानकर, जो हम प्रतिदिन व्यवहार में लाते हैं। कभी कभी मिश्रण के घटकों को पृथक करने के लिए विशेष तकनीकी का प्रयोग लाया जाता है, जैसे रंग वाले घटक डाई को नीले अथवा काले रंग की स्याही में कैसे पृथक किया जा सकता है। तो चलिए दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि कैसे पृथक किया जा सकता है। तो एक क्रियाकलाप करते हैं। सबसे पहले क्या करें, आधा बीकर जल लें, मतलब आधा गिलास जल ले लें। बीकर के मुख पर बाच ग्लास रख दें। बाच ग्लास मतलब जिसकी मदद से आप देख सकते हो। कुछ बूंद स्याही बाच ग्लास पर डालें, बाच ग्लास पर डालें। अब बीकर को गर्म करना शुरू करें। हम स्याही को प्रत्यक्ष रूप से गर्म नहीं करना चाहते हैं। आप देखें कि बाच ग्लास में बाष्पीकरण हो रहा है, और बाष्पीकरण होने तक गर्म करना जारी रखें। तब वाच ग्लास पर कोई परिवर्तन नहीं दिखता है, और यह हम उस गर्म करना बंद कर देते हैं। इसे ध्यान में से देखें और प्रेक्षित करें, तो आपको पता चलेगा कि क्या हुआ है, बाष्पीकरण की क्रिया यहाँ संचालित हुआ है, ठीक है। ये आप देख रहे हैं वाष्प निकल रहा है, स्याही वहां पे रखा हुआ है, वाच ग्लास, बीकर और जल, इस व्यवस्था को आप कर लें। अब उत्तर दें, क्या आपके विचार में वाच ग्लास पर से किसका बाष्पीकरण हुआ? क्या वाच ग्लास पर कोई विशेष बचा है, अवशेष बचा है? क्या आप प्रतिपादन करेंगे कि क्या स्याही एक शुद्ध पदार्थ है या मिश्रण? तो हम पाते हैं कि स्याही जल में रंग का एक मिश्रण है, स्याही जल में रंग का एक मिश्रण है। इसी तरह से हम विलायक से विलेय पदार्थ को बाष्पीकरण की विधि द्वारा अलग कर सकते हैं, विलायक से बाष्पीकरण विधि द्वारा अलग कर सकते हैं। तो आप देखें कि किस प्रकार से स्याही किसका मिश्रण है, जल और रंग का मिश्रण है, जिससे हमने जल को अलग किए हैं।
दूध से क्रीम को कैसे पृथक कर सकते हैं? तो आजकल हम बाजार में संपूर्ण यानी फुल क्रीम, टोन्ड, डबल टोन्ड प्रकार के दूध पोली पैक अथवा ट्रैको पैक में पाते हैं। दूध के इन प्रकारों में विभिन्न मात्रा में वसा होती है। जो क्रियाकलाप, एक प्रणाली में थोड़ी मात्रा में संपूर्ण क्रीम युक्त दूध लें, मतलब सीधा सीधा जो दूध आपके पास है घर में, घरेलू दूध, वो ले लें। अब आप क्या करें, आप केंद्रीय यंत्र, एक सेंट्रीफ्यूगल मशीन जो होता है, सेंट्रीफ्यूगल मशीन, उससे इसे 2 मिनट तक आप केंद्रीय करें, मतलब उसको एक जगह पे रख के उसको क्या करें, घुमाएं। अब केंद्रीय करेगा। अगर स्कूल में यह यंत्र उपलब्ध नहीं है तो यह प्रयोग आप घर पर रसोई में प्रयोग हो सकते हैं, जिसे मथनी कहते हैं। क्या कहते हैं? मथनी या मिक्सी कहते हैं। वहां पे भी आप ये प्रयोग कर सकते हैं। यदि नजदीक में कोई मिल्क डेयरी हो तो वहां जाएं और पूछें वे क्रीम को दूध से कैसे अलग करते हैं और वे दूध से पनीर कैसे बनाते हैं। अगर ये दोनों चीज आपको आता है तो आपको ये पता होगा कि दूध से मिश्रण को कैसे अलग करते हैं। अब उत्तर दें। दूध को मथने पर आपने क्या देखा? आपने देखा होगा कि क्रीम, मक्खन जो था वो अलग निकल गया। दूध से क्रीम का पृथक्करण कैसे करते हैं? तो चलिए, कभी द्रव में मौजूद ठोस के कण इतने छोटे होते हैं कि ये छानक पत्र से बाहर निकल जाते हैं और इन कणों को पृथक करने के लिए छानन विधि का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। ऐसे मिश्रणों को अपकेंद्रण के द्वारा पृथक किया जा सकता है। अपकेंद्रण के द्वारा पृथक किया जा सकता है और इस सिद्धांत के आधार पर जब इसे तेजी से घुमाया जाता है तो भारी कण नीचे बैठ जाते हैं। क्या होते हैं? भारी कण नीचे बैठ जाते हैं और हल्के कण ऊपर रह जाते हैं और इस प्रकार से हमारा दूध से क्रीम अलग हो जाता है। जांच प्रयोगशाला में रक्त एवं मूत्र की जांच कैसे की जाती होगी? आप जरा सोचिए। डेयरी तथा घर में क्रीम से मक्खन कैसे निकाला जाता है, ये प्रक्रिया आप पता कीजिए। और कपड़े धोने की मशीन में भीगे हुए कपड़ों से जल कैसे निचोड़ा जाता है, ये पता कीजिए। इन सब के पीछे का जो विधि है वो आप केंद्रीकरण ही है। 2 अघुलनशील द्रवों के मिश्रण को पृथक कैसे कर सकते हैं? तो आइए, एक कीप के प्रयोग में मिट्टी के तेल किरोसिन तेल को कहते हैं, ठीक है। तो किरोसिन तेल को जल से पृथक करने का प्रयास करते हैं। किससे? जल से, क्योंकि अघुलनशील है। आपको पता होगा जो मिट्टी का तेल किरोसिन होता है वो जल में घुलता नहीं है। तो इन दोनों को आप पहले मिला लें और आप देखते हैं अलग करके कि कैसे अलग कर सकते हैं। तो मिट्टी के तेल और जल के मिश्रण को एक पृथक्करण मतलब जो अलग डाल सके, मतलब जो पतला रास्ता बना सके, कुछ देर तक इसे शांत छोड़ दें ताकि जल तथा तेल की पृथक पृथक परत तैयार हो जाए। क्या हो जाए? दोनों का परत आपको पता चलेगा कि जो किरोसिन तेल था वो ऊपर हो गया और जल जो था नीचे हो गया। एक तो पूरा का पूरा किरोसिन ऊपर और जल नीचे हो जाता है। पृथक्करण की कीप को स्पार्क कॉर्क को खोलें और सावधानी पूर्वक नीचे जल की परत को निकाल लें। जैसे ही तेल नीचे पहुंचे स्टॉप कॉर्क को बंद कर दें। तो आप देखेंगे यहाँ पे, ये आप देख रहे हैं, क्योंकि जैसे ही आप इसको बंद कीजिएगा ना तो नीचे गिरना बंद हो जाएगा। ये तब तक खोले रहें जब देखें कि ये पूरा का पूरा जल नीचे गिर गया और इसमें मिट्टी का तेल बचा हुआ है अब केवल, तो आप इसे बंद कर दें तो आप देखिएगा कि अलग हो गया। ठीक है। अघुलनशील द्रवों का अनुप्रयोग। तेल मतलब आप प्रयोग किए तो क्या पाए? तेल तथा जल में अघुलनशील मिश्रण को पृथक करने में एवं धातु शोधन के दौरान लोहे को पृथक करने में इस विधि द्वारा हल्के स्लैग, जिसको धातुमल भी कहते हैं, जिसको गैंग या अशुद्धियां भी कहते हैं, हल्के स्लैग ऊपर से हटा लिया जाता है तथा भट्ठी की निचली सतह पर पिघला हुआ लोहा शेष रह जाता है। और इसी सिद्धांत के अनुसार आपस में नहीं मिलने वाले द्रव अपने घनत्व के अनुसार विभिन्न परतों में पृथक हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों। आगे नमक और अमोनिया क्लोराइड के मिश्रण को कैसे पृथक कर सकते हैं? तो आपको पता होगा इसका रासायनिक गुण कि अमोनिया क्लोराइड ऊर्ध्वपातित होता है, जबकि नमक, पिछले अध्याय में हमने पढ़ा, अमोनिया क्लोराइड को गर्म करने पर वह ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में बदल जाएगी। तो आपको क्या करना होगा? अवस्था में परिवर्तन हो जाता है और इस प्रकार उन मिश्रणों जिसमें ऊर्ध्वपातित हो सकने वाले अवयव को ऊर्ध्वपातित न होने वाले योग अशुद्धियां
जैसे कि नमक पृथक करने के लिए ऊर्ध्वपातन सब्लिमेशंस मेथड, सब्लिमेशंस की प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है। जैसे अमोनिया क्लोराइड, कपूर, नेपथिलीन, एंथ्रासीन, ये सब ऊर्ध्वपातित पदार्थ हैं, ऊर्ध्वपातित ठोस पदार्थ हैं और इन्हें अलग इसी विधि द्वारा हम करेंगे। जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं एक व्यवस्था, इस व्यवस्था में आपको क्या दिख रहा है, आप देख रहे होंगे कि एक कीप के अंदर ये बाच ग्लास में क्या रखा हुआ है, यहाँ पे आपको रखा हुआ है चीनी मिट्टी का प्याली में अमोनिया क्लोराइड रखा हुआ है और नमक का मिश्रण रखा हुआ है। ये नीचे से गर्म कर रहे हैं, जैसे ही गर्म कर रहे हैं तो ये क्या होगा, ऊपर से पैक है तो ये गैस में बदल जाएगा और ठोसकृत, और जैसे ही ठंडा करेंगे यहाँ पे अमोनिया हमको प्राप्त हो जाएगा और यहाँ कौन बचा रह जाएगा, हमारा नमक बचा रह जाएगा। आगे दोस्तों, क्या काली स्याही से डाई एक ही रंग है? काली स्याही में एक ही रंग होता है। चलिए दोस्तों पता करते हैं। छानक पत्र की एक पतली परत लें और इसके निचले किनारे पर 3 सेंटीमीटर ऊपर पेंसिल से एक रेखा खींच लेते हैं। ठीक है, छानक पत्र लेते हैं और इसे 3 सेंटीमीटर, उस रेखा के बीच में जल में घुलनशील काली स्याही की एक बूंद रखें, इसे सूखने दें। जार, बीकर या परखनली में जल लें और इसमें इस छानक कागज को इस प्रकार रखें कि वह जल की सतह से ठीक ऊपर रहे, जैसा कि चित्र में आपको दिखाया गया है। इस प्रकार शांत छोड़ दें और जल के छानक पत्र को ऊपर उठें। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, ये आपका छानक पत्र है और इस स्याही का हमने पेंसिल का जो निशान लगाया है, ठीक है, और इसको हमने क्या किया, डालकर और इसमें हमने थोड़ा देर छोड़ दिया। ये जल है हमारा, ये स्याही का निशान है, ये हमारा छानक पत्र है ना, और ये हमारा जार है, कागज का क्लिप है, मतलब इसको कागज को पकड़ रहे हुए क्लिप है, और कांच की छड़ है जिसमें हमने उसको बांध के रखे हैं। और इस चीज से आपको क्या होगा, इसको बोलते हैं क्रोमेटोग्राफी, इस प्रक्रिया को बोलते हैं क्रोमेटोग्राफी। अब इसमें क्या होता है, जैसे जैसे जल ऊपर की ओर उठता है, आपने छानक पत्र पर क्या देखा, क्या आपने छानक पत्र के टुकड़े पर विभिन्न रंगों का अवलोकन किया? आपके मतानुसार रंग के स्थान पर छानक पत्र ऊपर की ओर उठने का क्या कारण है? तो सबसे पहला तो जो स्याही हमने प्रयोग की उसमें जल विलायक के रूप में है तथा डाई जो है, मतलब जो रंग है वो विलेय के रूप में है। जैसे ही जल छानक पत्र ऊपर की दिशा की ओर अग्रसर होता है, यह डाई कणों को अपने साथ ले लेता है। प्राय डाई 2 या 2 से अधिक रंगों का मिश्रण होता है और रंग वाला घटक जो कि जल में अधिक घुलनशील होती है वो घुल जाती है और तेजी से ऊपर उठती है और इस प्रकार रंगों का पृथक्करण संभव हो जाता है। तो मिश्रण के घटकों को पृथक करने की इस विधि को हम क्या कहते हैं, क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रोमेटोग्राफी कहते हैं, जो ग्रीक शब्द क्रोमो से लिया गया है जिसका अर्थ होता है रंग। और इस विधि को सबसे पहले रंगों को अलग करने के लिए ही किया गया था, प्रयोग किया गया था, इसलिए इसका नाम पड़ा क्रोमेटोग्राफी। अब आगे हम लोग बात कर लेते हैं कि यह एक ऐसी विधि है, कौन, क्रोमेटोग्राफी, जिसका प्रयोग उन विलेय पदार्थों को पृथक करने में होता है जो एक ही प्रकार के विलायक में घुले होते हैं। एक ही प्रकार के विलायक में अगर 2 विलेय घुले हों तो उसे भी अलग करने के लिए इसका प्रयोग कर सकते हैं। तकनीकी में विकास के साथ ही क्रोमेटोग्राफी में नई तकनीकी का विकास हुआ जिसके बारे में आप आगे की कक्षाओं में पढ़ लेंगे। डाई में रंगों का पृथक करने में, प्राकृतिक रंगों के पिगमेंट को पृथक करने में एवं रक्त के नशीले पदार्थों को पृथक करने में इसका प्रयोग किया जाता है। आगे, 2 घुलनशील द्रवों के मिश्रण को कैसे हम अलग करेंगे, तो चलिए एक क्रियाकलाप करते हैं। आइए हम एसीटोन और जल को मिश्रण कर देते हैं। एसीटोन यानी शराब और जल पृथक करने का प्रयास करते हैं। मिश्रण को आसवन फ्लास्क, किसमें, आसवन फ्लास्क, इसमें लगाए, थर्मामीटर लगाएं और उपकरण का दिए गए चित्र के अनुसार व्यवस्थित कर लेते हैं। ये यहाँ पे आपको चित्र दिया गया है ना, इस चित्र के अनुसार क्या कर लें, व्यवस्थित कर लें। तो आप देख लीजिए कौन कौन सा चित्र है। ये आपका क्या है, आसवन फ्लास्क है, ये आपका क्लिप है जिसमें बांधा हुआ है, ये आपका थर्मामीटर है, ये आपका क्या है, जल तथा एसीटोन का विलयन है ये, और ये क्या है,
शीतल करने के लिए, शीतल जल निवेशक इसको कह सकते हैं। और ये क्या है, जल निर्गत वाला है, मतलब इससे हम क्या करेंगे, जल को अंदर डालेंगे और इससे जल निकालेंगे। और ये क्या है, क्लिप है जिससे पकड़े रहेगा। और ये जल संघनक है, मतलब जो जल को रखता है। और ये नीचे जो आप देख रहे हैं एसीटोन को अलग कर रहे हैं, और ये क्या हो रहा है, जल को अति कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे इस टाइप से आप अगर सजा देते हैं तो आपको क्या समझ में आया कि मिश्रण का धीरे धीरे गर्म करें और सावधानी पूर्वक थर्मामीटर से अवलोकन करें। एसीटोन वाष्पीकृत होता है, क्योंकि एसीटोन का जो क्वथनांक होता है, बॉइलिंग पॉइंट होता है, वो कम होता है, इसलिए वो वाष्पीकृत हो जाता है तथा संघनित होकर संघनक द्वारा बाहर निकाल लिया जाता है और इसे बर्तन में एकत्रित कर लेते हैं और जल आसवन फ्लास्क में शेष रह जाता है। अब उत्तर दें। अब आप मिश्रण को गर्म करना शुरू करते हैं, तब जब आप मिश्रण को गर्म करना शुरू करते हैं तब आप क्या अवलोकित कर रहे थे, ठीक है, तापमान, है ना। कुछ समय के लिए किस तापमान पर थर्मामीटर का पाठ्यांक स्थिर हो जाता है, आप देखिएंगे एसीटोन के हिसाब से होगा। एसीटोन का क्वथनांक क्या है, तो जहां पे थर्मामीटर का ताप स्थिर है वहीं एथेनॉल का क्वथनांक है। दोनों घटकों को हम पृथक कर पाते हैं, क्यों, क्योंकि इस विधि का आसवन कहा जाता है। इस विधि को क्या कहा जाता है, आसवन विधि कहा जाता है। और इसका उपयोग वैसे मिश्रण को पृथक करने में किया जाता है जो विघटित हुए बिना मतलब एक दूसरे को तोड़े बिना उबलते हैं तथा जिनके घटकों के क्वथनांकों के मध्य अधिक अंतराल होता है। क्वथनांकों के मध्य अगर अंतराल होगा तो हम आसवन विधि का प्रयोग करेंगे। दो या दो से अधिक घुलनशील द्रवों जिनके क्वथनांक का अंतर 25 केल्विन से कम होता है के मिश्रण को पृथक करने के लिए प्रभाजी आसवन विधि का प्रयोग करते हैं। कब, जब उनके क्वथनांक का अंतर कितना हो, 25 डिग्री से कम हो, तब हम क्या, कौन सा विधि लगाएंगे, प्रभाजी आसवन विधि का प्रयोग करेंगे। उदाहरण के लिए वायु से विभिन्न गैसों का पृथक्करण तथा पेट्रोलियम उत्पादों से उनके विभिन्न घटकों का पृथक्करण इसी विधि द्वारा होता है। साधारण आसवन विधि के समान ही होता है, केवल आसवन फ्लास्क और संघनक के बीच एक प्रभाजी स्तंभ का प्रयोग किया जाता है। साधारण प्रभाजी स्तंभ एक नली होती है जो कि शीशे के गुटकों से भरी होती है और ये गुटके वाष्प को ठंडा और संघनित होने में की सतह प्रदान करते हैं। आगे आप इस पूरे विधि में क्या कैसा कैसा इस्तेमाल हुआ तो ये आप देख चुके हैं, है ना। आगे वायु से गैसों को कैसे अलग किया जा सकता है। अगर वायु से गैसों को, ये तो हम द्रव से द्रव किए ना, अगर वायु से गैस को अलग करना हो तब कैसे करेंगे, तो वायु एक समांगी मिश्रण है, आप सबको पता है, तथा इसके घटकों को प्रभाजी आसवन द्वारा पृथक किया जा सकता है। प्रवाह इस विधि की है, इस विधि से चरणों को दर्शाते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करें, वायु लें और दाब बढ़ाकर और तापमान कम करके वायु को संपीड़ित करें और ठंडा कर लें, ठीक है। और द्रव्य वायु तब मिल जाएगा, है ना। वायु किस रूप में बदल जाएगा, द्रव रूप में। और प्रभाजी आसवन कॉलम में वायु को धीरे धीरे गर्म करें और विभिन्न ऊंचाइयों पर गैसों को पृथक करें, ठीक है। अलग अलग ऊंचाई पे आपको अलग अलग गैस मिलेगा। क्वथनांक जैसे ऑक्सीजन आपको 183 डिग्री, आर्गन -186 पे, और इतना। और ये है वायु के प्रतिशत आयतन, कितनी मात्रा में आपको वायु मिलेगी, तो आपको 20.9 मिलती है ऑक्सीजन, 0.9 मिलती है आर्गन, और नाइट्रोजन कितनी मिलती है, 78.1 मिलती है। तो वायु से गैसों को प्राप्त करने के लिए प्रवाह चित्र आप देख सकते हैं, है ना, कि किस रूप में आपको यह चित्र में ही एकदम साफ साफ दिखाया गया है कि किस प्रकार से वायु को अलग किया जा सकता है, वायु के घटकों को। तो यहाँ पे आप देखिए क्या क्या है, किधर से, आप इधर से बात कीजिएगा, ठीक है। इधर से छानक पत्र आपको लगा हुआ है, तो चलिए शुरू करते हैं कि किधर से है। यहाँ पे द्रव्य ऑक्सीजन के रूप में अलग हुआ है। चलिए, तो यहाँ पे हम वायु को प्रवेश करवाते हैं, ठीक है, और क्या करते हैं, इसको वायु को दबाते हैं। तो जैसे ही दबाव डालेंगे तो ये वायु क्या होगा, हमारा लिक्विड में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा, लिक्विड में। और जल से ठंडा कर देते हैं, ठंडा कर रहे हैं और दाब डाल रहे हैं, ठीक है। तो दाब और ताप दोनों को, ताप को कम कर रहे हैं और दाब को बढ़ा रहे हैं। तो जैसे ही करते हैं तो जमा हुआ जो शीतल जल होता है वो क्या होता है, उसको हम इससे
गुजारते हैं, जिससे क्या होता है, इसका तापमान गिर जाता है। जैसे ही शीतल जल होगा तो उस संपीड़ित वायु और शीतल जल को पृथक कर देते हैं और इससे क्या होता है, शुष्क बर्फ के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड पहले तो निकल जाता है। जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड सबसे पहले जमेगा और उसके बाद क्या होता है, द्रव्य वायु आगे जाता है और नाइट्रोजन निकलता है और फिर क्या होता है, जो और भारी जो के तौर पे हो जाता है वो क्या होता है, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन अलग हो जाता है। यदि हम वायु से ऑक्सीजन गैस को प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें वायु में उपस्थित दूसरी गैसों को पृथक करना होगा, मतलब अलग करना होगा। और द्रव वायु प्राप्त करने के लिए पहले वायु पर दबाव बढ़ाया जाता है और फिर ताप घटाया जाता है। अभी अभी आपने देखा, संपीड़ित किया जाता है और इस द्रवित गैस को प्रभाजी आसवन स्तंभ में धीरे धीरे गर्म किया जाता है, जहां सभी गैस विभिन्न ऊंचाइयों पर अपने क्वथनांक के अनुसार पृथक हो जाती है। अलग अलग क्वथनांक पे वो सारे के सारे क्या हो जाते हैं, पृथक हो जाते हैं। तो आप देख सकते हैं, निम्नलिखित उत्तर दें कि वायु में उपस्थित गैसों को उनके बढ़ते हुए क्वथनांक के अनुसार व्यवस्थित करें। तो आप आसानी से कर सकते हैं, है ना दोस्तों। चलिए अब हम लोग ऊपर क्या कहा गया है कि जब वायु को ठंडा किया जाता है तो कौन सा घटक द्रव के रूप में परिवर्तित हो जाता है, तो हमारा ऑक्सीजन है वो, ठीक है। अब है किसी अशुद्ध नमूने से शुद्ध कॉपर सल्फेट, मतलब ठोस में से ठोस निकालना हो तो किसी अशुद्ध नमूने से शुद्ध कॉपर सल्फेट कैसे प्राप्त करेंगे। तो चलिए एक चीनी मिट्टी की प्याली में लगभग 5 ग्राम अशुद्ध कॉपर सल्फेट रख लेते हैं जो इसमें मिश्रण मिला हुआ हो और जल की न्यूनतम मात्रा में इसे घोल देते हैं और अशुद्धता को छान लेते हैं। तो संतृप्त विलयन प्राप्त करने के लिए जल को कॉपर सल्फेट के घोल को क्या कर देते हैं, बाष्पीकृत कर देते हैं। और यहाँ आपको ये व्यवस्था दिख रही होगी, इसमें इस व्यवस्था में तो हमने क्या किया है कि कॉपर सल्फेट के विलयन को क्या किए हैं, जल में घोल दिए हैं। और जैसे ही घोले तो ठोस पदार्थ को बैठने के लिए हमने तलछट टैंक बनाया और इसके बाद उसको जो द्रव्य रूप होगा वो आगे बढ़ेगा और फिर से हमारा भार टैंक ये नीचे जाएगा। और ये आप देख रहे हैं ना, जल, बारीक बालू, कंकर सब अलग करके छाटक तंत्र। तो इस हिसाब से अगर देखेंगे तो ये आपका पूरा का पूरा तैयार होगा और यहाँ से आपको घरों में ये चीज आपका मतलब शुद्ध जल वाला है, ठीक है। ये शुद्ध जल कैसे प्राप्त होता है, तो इसी विधि से होता है। तो विलायक को छानक पत्र से ढक दें और कमरे के तापमान पर इसे दिन भर ठंडा करें और शांत छोड़ दें। आप कॉपर सल्फेट के क्रिस्टलों को चीनी मिट्टी की प्याली में प्राप्त कर सकते हैं और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, क्रिस्टलीकरण कहा जाता है, क्रिस्टलीकरण कहा जाता है। अब उत्तर दें, चीनी मिट्टी की प्याली में आप क्या अवलोकन करते हैं, ठीक है। क्या क्रिस्टल एक समान दिखाई देते हैं और चीनी मिट्टी की प्याली में रखे द्रव में क्रिस्टल कैसे पृथक हो जाएंगे। तो इसका जवाब है कि क्रिस्टलीकरण विधि का प्रयोग ठोस पदार्थों को शुद्ध करने में किया जाता है। मतलब वहां पे पहले तो ठोस था, उसको चूरे और उसको हमने द्रव में बदला, ठीक है। उदाहरण के लिए समुद्र जल से जो नमक प्राप्त होता है उसमें बहुत सारी अशुद्धियां होती है और इस अशुद्धियों को दूर करने के लिए क्रिस्टलीकरण विधि का ही प्रयोग किया जाता है। और क्रिस्टलीकरण विधि वह विधि है जिसके द्वारा क्रिस्टल के रूप में शुद्ध ठोस को विलयन से पृथक किया जाता है। और क्रिस्टलीकरण विधि साधारण बाष्पीकरण विधि भी कहा जा सकता है, निम्न कारण से कहा जा सकता है। तो कुछ ठोस विघटित हो जाते हैं, मतलब टूट जाते हैं, और कुछ चीनी के समान गर्म करने पर झुलस जाते हैं। छानने के पश्चात भी अशुद्ध विलेय पदार्थ को विलायक में घोलने पर विलयन में कुछ अशुद्धियां रह जाती है और बाष्पीकरण होने पर यह अशुद्धियां ठोस को दूषित कर देती है। अब इसका प्रयोग कहाँ होता है, तो समुद्र जल द्वारा प्राप्त नमक को शुद्ध करने में एवं अशुद्ध नमूने को फिटकिरी से अलग करने में होता है। और इस प्रकार मिश्रण की प्रकृति के अनुसार ऊपर दी गई विधियों में से किसी का प्रयोग कर हम शुद्ध पदार्थ प्राप्त कर सकते हैं। और तकनीकियों में विकास जैसे जैसे हुआ वैसे साथ ही कई पृथक करने वाली विधियों का आविष्कार हो गया है। तो शहरों में जलघर में जो पीने योग्य जल आता है वो इसी प्रकार से आता है। और जलघर से अपने घर में प्राप्त होने वाले पेयजल के विभिन्न चरणों को अपनी कक्षा में आप चर्चा कर सकते हैं। ये आपका जो फिगर था ना, ये वाला, ये शुद्ध जल मतलब जल भंडार, यानी बांध के जल को नल के जल तक किस रूप में लाया जाता है, ये था आपका, ठीक है।
तो आगे पेट्रोल और मिट्टी के तेल जो आपस में घुलनशील के मिश्रण को आप कैसे पृथक करेंगे, तो इसको आसवन विधि द्वारा करेंगे, क्योंकि इनका अंतर कितना है, 25 डिग्री सेल्सियस है ना। आगे पृथक करने की समान विधियों को बताएं, तो दही से मक्खन कैसे निकालेंगे, तो आप केंद्रीय विधि द्वारा। समुद्री जल से नमक कैसे निकालेंगे, क्रिस्टलीकरण विधि द्वारा। नमक से कपूर कैसे अलग करेंगे, तो ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा। क्रिस्टलीकरण विधि से किस प्रकार से मिश्रणों को पृथक किया जा सकता है, तो आप अभी अभी हमने पढ़ा है ना। तो आगे हमारा टॉपिक है भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। तो इस पार्ट के लिए इतना ही दोस्तों। इस पार्ट में हम लोग मिश्रण और मिश्रण को अलग करने के मिश्रण के प्रकारों के बारे में पढ़े। आगे हम लोग जानेंगे भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, दूसरे पार्ट में इसका आखिरी पार्ट होगा। बाकी चैप्टर आपको डाले जा चुके हैं। गुड लक दोस्तों।